हेलो फ्रेंड्स। क्रेडिट कार्ड तो सभी यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसके चार्जेस कैसे लगते हैं? और जब हम कभी मिनिमम अमाउंट इसका जमा करा देते हैं तो बाकी का अमाउंट बचता है, तो उस पे भी क्या चार्जेस लगता है? और क्या हम टुकड़ों में पैसे अगर महीने में टुकड़ों में जमा करा देते हैं तो क्या उसको क्रेडिट कार्ड वाले गिनते हैं या फिर उस पे भी कोई चार्ज लगाते हैं? इसी तरह के अनेकों सवाल है, और चार्जेस पर डे के हिसाब से लगता है या मंथली लगता है या फिर साल का लगता है? ऐसे ही कई सवाल है, और कैश ट्रांजेक्शन अगर अपन करते हैं तो कितना चार्जेस लगता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलते हैं इसके क्रेडिट कार्ड के सारे चार्जेज और सब कुछ कैसे काम करता है क्रेडिट कार्ड एक, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड यूज करना आसान है लेकिन इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में शायद आपको ये समझ में पूरा आ जाएगा कि किस तरह से लिमिट सेट होती है, किस तरह से चार्जेस सेट होते हैं, कब कब हमें मिनिमम अमाउंट जमा कराना होता है, कब हमें इसके फाइनेंस चार्ज देने पड़ते हैं, और आफ्टर डेट के बाद में जो भी ग्रेस पीरियड होता है या फिर फ्री ट्रांजेक्शन टाइम होता है उसके बाद में कैसे हमें चार्जेज लगाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड का क्राइटेरिया। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट मान लीजिए 75,000 रुपये आई है आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट, तो उसके साथ में कैश लिमिट और आती है, कैश ट्रांजेक्शन लिमिट। जी हाँ फ्रेंड्स, उसको आप जो है एटीएम से जाके आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 75,000 पे आपको आराम आराम से 15,000 रुपये की कैश लिमिट मिल जाएगी, तो आप 15,000 रुपये तक का कैश अमाउंट कभी भी आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो आप एटीएम पे जाके उस क्रेडिट कार्ड को लगा करके अपनी 4 पिन जो भी सेट किया आपने वो डाल करके और उस पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन इस पे आपको एक चार्जेस लगेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और दूसरी बात है, आपके 75,000 रुपये जो शॉपिंग के लिए आपको क्रेडिट मिला है, तो वो उसमें आप पूरी शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन ये 15,000 भी उसी में इंक्लूड होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 75 में से 15 अगर आप निकाल लेते हो तो आपकी जो है 60,000 रुपये ही बचती है लिमिट। आप ऐसा ना समझें कि 15 प्लस 75 90,000 रुपये है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप समझ गए कि क्योंकि आप जब भी एप्लीकेशन खोलते हो तो आपको देखने को मिलता होगा वहाँ पे कि 75,000 रुपये तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल गई, 15,000 रुपये कैश लिमिट मिल गई, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है, एक ही 75,000 में से ही कम हुआ है वो। अगर आप कैश लिमिट यूज नहीं करते और आप 75 की शॉपिंग कर लेते हो तो आपको जो कैश लिमिट है वो नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। कैश लिमिट देखना धीरे धीरे कम हो जाती है जब आप कार्ड को फुल यूज कर लेते हैं। ठीक है, दोनों पे शॉपिंग जब करते हो आप तो पूरे 50 दिन का टाइम मिलता है, उस पे आपको कोई चार्जेस नहीं लगता, लेकिन कैश अगर आप निकालते हो एटीएम से तो वन टाइम चार्ज लगता है जो कि आप ट्रांजेक्शन करते हो उस टाइम पे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई है। अब मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड जो है ये दो तरह के आते हैं। एक आपको लाइफ टाइम फ्री आता है, दूसरा आपका आता है एक एनुअल फीस के साथ में। और अभी कुछ बैंक्स है जिन्होंने मंथली फीस भी की है, जैसे धानी है और भी बैंक है, इनके कुछ आते हैं मैसेज मेरे पास 299 पर मंथ के हिसाब से आपको इतनी लिमिट मिलेगी, इस तरह से मिलेगी। तो कुछ बैंक्स हैं जो कि प्राइवेट है और ये नॉन फाइनेंशियल बैंक मान सकते हो इसको। जैसे गवर्नमेंट बैंक है तो वो इस तरह का काम नहीं करते हैं, वो पूरे एनुअल फीस लेंगे या फिर आपको लाइफ टाइम फ्री देंगे। ठीक है, क्योंकि उनके ऑफर्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे शॉपिंग कार्ड ले लिया, पेट्रोल वाला ले लिया आपने, फ्यूल वाला, तो वहाँ पे कभी कभी ये जो लोग लाइफ टाइम फ्री कर देते हैं। और शॉपिंग कार्ड जो है उस पर एनुअल फीस लगा देते हैं। जब अपन खुद बनवाने जाते हैं तो एनुअल फीस लेते हैं, और इनकी तरफ से जब ऑफर आता है कि सर कार्ड बनवा लीजिए लाइफ टाइम फ्री है, तो उस टाइम पे बनवा लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। आपको लाइफ टाइम फ्री है, कोई नहीं है। अब बात कर लेते हैं एनुअल फीस का क्या से क्राइटेरिया रहता है इनका। एनुअल फीस है कुछ इस तरह की रहती है, जैसे 499 प्लस जीएसटी, ये एक साल की हो गई मिनिमम। जो भी बेसिक कार्ड होता है इनका जिसकी 75,000 रुपये मिनिमम लिमिट होती है गवर्नमेंट बैंक की, आपको बता दें। और बाकी के जो दूसरे बैंक हैं वो 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 35,000 रुपये, वो अपने अलग अलग सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग लिमिट देते हैं। लेकिन एक अच्छा बैंक है और वो एक अच्छा जो फाइनेंशियल स्टेटस रखता है बंदा, सिविल स्कोर अच्छा रखता है, उसको मिनिमम 75,000 रुपये की लिमिट मिलती है। और उस पर जो है एनुअल फीस 499 रुपये, 699, 799, अलग अलग बैंक का अलग अलग रहता है। लेकिन मिनिमम इनकी फीस 499 प्लस जीएसटी रहती है, जो कि गवर्नमेंट बैंक के जितने भी एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, या फिर आपको आईसीआईसी बैंक हो गया जो कि नॉन गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट भी है, इनकी फीस ये रहती है क्योंकि अच्छे रेपुटेड बैंक है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको एक साल की एक बार फीस ली जाएगी और एक साल तक फ्री रहेगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और मिल जाती है कि ये लिमिट, ये चार्जेस भी आप फ्री करवा सकते हैं कब, जब आपको एक लिमिट दी जाती है कि आप इतने की शॉपिंग कर लोगे तो आपको जो है ये कार्ड फ्री कर दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, वहाँ पे आता है कि अगर आप मंथली 20,000 की शॉपिंग कर लेते हो, एक कंडीशन ये आती है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि आप 90,000 रुपये की 3 महीने में कर लेते हो या 50,000 की 3 महीने में शॉपिंग कर लेते हो। कहीं कहीं जगह ऐसा आता है कि पूरे साल में अगर आप 1.5 लाख की कर लेते हो या फिर 1 लाख की शॉपिंग कर लेते हो तो आपका कार्ड फ्री हो जाएगा, कोई भी एनुअल चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह के दो कार्ड की जो फीस है वो आपको सारी समझ में आ गई होगी कि 3 तरह से सेट हो गई है। एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड, दूसरा
एक एनुअल फीस के साथ में कार्ड आता है। तीसरा, एनुअल सिप आपकी माफ़ हो जाएगी अगर आपने उनकी जो क्राइटेरिया शॉपिंग क्राइटेरिया है वो अगर कर लिया तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप कि ग्रेस पीरियड कैसा होता है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी चार्जेज, केस लिमिट के चार्जेज, और दूसरी चीज़ है क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो आपको शायद थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर बता दूं कि शॉपिंग जैसे 75,000 रुपये लिमिट आई है तो 75,000 में आप जो है पूरे 75,000 रुपये तक की शॉपिंग कर सकते हो। इसके साथ में आपको 50 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, मतलब 50 दिन तक आप फ्री क्रेडिट यूज कर सकते हो। और वहीं पर अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें भी यही सेम है। जैसे आपने मान लीजिए 10,000 रुपये कैश निकाल लिए एटीएम से, तो वहाँ पर भी आपको पूरे 50 दिन मिलेंगे पहली बार जब आप कार्ड इशू हुआ है आपके पास में, पहली बार। नेक्स्ट टाइम आप भूल जाइए कि 50 दिन मिलते हैं, क्योंकि बिल हर महीने जनरेट होता है और हर महीने की उस फिक्स डेट को आपको बिल जमा कराना पड़ता है। तो साइकिल ऑटोमेटिक एक 30 दिन की फिक्स हो जाती है। और अपन चाहे साइकोलॉजी कितना ही सोचे कि 50 दिन मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ पहली बार जब यूज करते हैं तो आपको 50 दिन गिन सकते हो आप, लेकिन बाद में मंथली वाला ही सिस्टम हो जाता है लगभग लगभग। आपने मान लीजिए बिलिंग साइकिल जो है आपकी 25 मई है, ठीक है, 25 मई है, और आपने 6 अप्रैल को जो है शॉपिंग करी है, ठीक है, या फिर 6 अप्रैल को आपने जो है कैश निकाल लिया एटीएम के थ्रू, ठीक है, या फिर किसी ऐप के थ्रू, ठीक है, एक ही बात है वो। ठीक है, तो 6 अप्रैल को आपने निकाला और आपकी 25 मई को जो है इसकी बिलिंग स्टेटमेंट डेट थी, तो आपको यहाँ पर जो है पूरे 50 दिन मिल गए। 6 अप्रैल से 6 मई तक 30 दिन हो गए, और 6 मई से लेकर के और 25 मई तक 20 दिन और हो गए, पूरे 50 दिन आपको मिल गए। तो इस तरह से आपको पहले दिन 50 दिन मिल गए, लेकिन 25 मई को जो है बिल जनरेट हो गया आपका। अब नेक्स्ट भी 25 मई को, 25 मई के बाद में 25 जून को आपका बिल जनरेट होगा, तो एक ही महीना मिला आपको, यूँ समझिए आप। ठीक है, फिर 25 मई के बाद में, 25 जून के बाद में, फिर 25 जुलाई को, फिर 25 अगस्त को, फिर 25 सितंबर को। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो अपना 50 दिन कैसे मिलता है, किस तरह से मिलता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए आपका जो 6 अप्रैल को मान लीजिए आपने कोई शॉपिंग करी, आपका न्यू कार्ड आया और आपने 6 अप्रैल से शॉपिंग करना शुरू कर दी। अगर आपने 6 अप्रैल को शॉपिंग कर ली तो आपका बिल जनरेट हो गया है 6 मई को, ठीक है, तो यहाँ पर 30 दिन हो गए। अब आपको बिल जमा कराना है 25 मई तक, तो यहाँ पर 20 दिन और मिल गए आपको, ठीक है, तो टोटल 50 दिन हो गए। कब हुए? जब आपने 6 अप्रैल को शॉपिंग करी, और 6 अप्रैल के बाद में 6 मई को बिल जनरेट हो गया आपका, तो 20 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। लेकिन अब आपने मान लीजिए यहाँ पर जो है 6 अप्रैल की जगह आपने 17 अप्रैल को शॉपिंग कर ली, ठीक है, और लेकिन बिल जनरेट आपका जो है 6 मई को होना है, फिक्स है वो 6 मई को। उसके बीच में अगर आप जिस दिन भी शॉपिंग करेंगे ना, वो दिन आपके कम होते जाएंगे। अगर आप 6 अप्रैल को शॉपिंग करते हो और बिल जनरेट आपका 6 मई को होता है, और आपका ग्रेस पीरियड जो ड्यू डेट है वो 25 मई आती है, पूरे 50 दिन मिलते हैं आपको। लेकिन अगर आप 7 अप्रैल को शॉपिंग करेंगे तो आपका 49 दिन हो गया, 8 अप्रैल को करेंगे तो आपका 48 दिन हो जाएंगे, 9 अप्रैल को शॉपिंग करेंगे तो आपको जो है 47 दिन हो जाएंगे। इस तरह से अगर आपने 17 अप्रैल को शॉपिंग करी तो आपके पास में यहाँ पर जो है 39 यानी 39 दिन मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि आपका बिल जनरेट जो है वो 6 मई को होना है, फिक्स है उसका। आपको जो कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि 50 दिन मिलते हैं कभी भी शॉपिंग करो, ऐसा नहीं है। क्योंकि बिल जनरेट फिक्स डेट को होगा, जब आपका कार्ड आता है तो उसी के आसपास की आपकी बिल जनरेट की डेट होती है जिस दिन आप एक्टिवेट करते हो, या उसके आसपास बैंक अपना फिक्स कर रखा उन्होंने। अब आप शॉपिंग किस तरह से करनी है, मैंने बताया आपको 6 अप्रैल को करोगे, चाहे आप कैश निकालो या आप कोई शॉपिंग करो, उसका बिल जनरेट 6 मई को हो जाना है, पूरे 30 दिन मिलेंगे आपको। 30 दिन के बाद में आपको बिल जमा कराने के लिए 20 दिन और मिलते हैं, ठीक है, तो 6 मई से और 25 मई तक 20 दिन ये हो गए आपके। तो ये टोटल 50 दिन हो जाते हैं आपको टोटल एक शॉपिंग का बिल जमा कराने के लिए। इस तरह से क्रेडिट कार्ड में 50 दिन मिलते हैं आपको। अब इसके अंदर केस में भी ये हो गया है और उसमें भी ये हो गया है। अब आपके लेट फीस चार्जेज यहाँ पर लग जाएंगे अगर आपने 25 मई के बाद में बिल जमा कराया तो, क्योंकि आपने जो अमाउंट जमा कराया है वो अमाउंट आप उन बैंक वालों को 25 मई तक मिल जाना चाहिए। 6 मई से लेकर के 25 मई के बीच में किसी भी दिन जमा करा दीजिए, लेकिन उनके पास में ट्रांजेक्शन 25 मई से पहले दिखाना चाहिए, तभी वो उसको बिलिंग साइकिल के अंदर अपना बिल जमा मानेंगे, पेमेंट फुलफिल मानेंगे। अगर नहीं करवाया आपने या फिर एक दिन भी ऊपर चले गया तो आपका जो टाइम है वो लेट फीस के अंदर काउंट हो जाएगा, और लेट फीस के चार्जेस यहाँ पर लग जाएंगे, आपके लेट पेमेंट फीस के चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेट फीस चार्जेज जो है अलग अलग है। यहाँ पर मान लीजिए किसी बैंक का
101 रुपए तक ड्यू रहता है तो कोई चार्जेज नहीं लगता, लेकिन 101 से और 500 रुपए के बीच रहता है तो यहाँ पर आपको लगभग 150 रुपए लग जाएंगे। और अगर 500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए के बीच में अगर आपका अमाउंट था बिलिंग साइकिल का और आपने 25 मई तक जमा नहीं कराया, एक आइडिया लिया है अपन ने, जो भी ड्यू डेट है आपकी उस तक जमा नहीं करवाया है, तो 5,000 रुपये तक का होगा तो 500 रुपये हो गया, वहीं पर 20,000 रुपये तक का होगा तो 750 रुपये लगेगा, और वहीं पर अगर 20,000 से ऊपर होगा तो यहाँ पर 1,000 रुपये लगेगा, प्लस यहाँ पर जीएसटी लगेगा 18% तक, क्योंकि ये सर्विस टैक्स के अंदर आता है, वो लोग सर्विस दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पर 18% जीएसटी लगेगा अलग से। ठीक है, तो ये आपका एक लेट फीस चार्ज हो गया है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि जो ड्यू डेट आपको 20 दिन एक्स्ट्रा मिलती है, 1 महीना आपका शॉपिंग पीरियड, जो भी शॉपिंग पीरियड है, फिर आपका बिल जनरेट होता है 30वें दिन, तो और फिर 20 दिन मिलते हैं आपको यहाँ पर पैसा जमा कराने के लिए, तो टोटल 50 दिन हो गए। इसी बीच में आपको पैसा भी जमा कराना पड़ता है, अगर नहीं करवाया तो लेट फीस में काउंट होगा। लेट फीस चार्जेस मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ओवर लिमिट चार्जेस। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी लिमिट थी 75,000 रुपये और आपने यहाँ पर शॉपिंग कर लिया 75,100 रुपये की, या फिर 75,050 रुपये की हो जाता है एक्चुअली। ये ओवर लिमिट चार्ज कब होते हैं? जब आपने शॉपिंग कर ली, बिल्कुल मान लीजिए यहाँ पर 74,500 रुपये की मान लेते हैं अपन, ठीक है। वहीं पर अगर आपने अगले महीने बिल जमा नहीं कराया बिल्कुल भी, ठीक है, और आपने वहाँ पर 500 रुपये की और शॉपिंग कर ली, तो 75,000 रुपये की तो कंप्लीट शॉपिंग हो गई आपकी, लेकिन नेक्स्ट बिल में क्या हो गया आपका? चार्जेस जुड़ गए यहाँ पर। कितने? मान लीजिए आपका 20,000 रुपये से कम का बिल था, तो यहाँ पर 750 रुपये जुड़ेंगे, प्लस जीएसटी जुड़ेगी, लगभग 800 रुपये। तो आपने देखा कि 75,000 रुपये और 800 रुपये आना चाहिए था मेरा, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया? बिल्कुल आपके देखा आपने कि 75,800 प्लस 300 रुपये वो 76,300 रुपये आ गया, मतलब लगभग 500 रुपये आपके एक्स्ट्रा आ गए। आपको समझ में नहीं आया, आपने कॉल किया कस्टमर केयर को, तो उन्होंने बताया कि आपके लेट फीस वो ओवर लिमिट चार्ज लग गया। ये ओवर लिमिट ऐसे ही हो गया कि आपकी 75,000 की लिमिट थी, लेकिन चार्जेज वगैरह लग के आपकी लिमिट जो है 76,000 पहुंच गई है। ओवर लिमिट चार्ज हो गया। ओवर लिमिट चार्ज कैसे फिक्स होता है? ये फिक्स इसलिए होता है कि ये फिक्स कैसे होता है कि ये 2.5% लगता है इसका। बिल्कुल ओवर लिमिट चार्ज का 2.5% लगेगा, जितना भी अमाउंट आपका ओवर गया है। मान लीजिए 1,000 रुपये ओवर गया है तो उसका 2.5% लगेगा, या फिर 500 रुपये। जो भी मिनिमम इनका फिक्स है 500 रुपये, इससे ऊपर होगा तो वो चार्जेज लगेगा, अगर उससे कम आ रहा है तो 500 रुपये फिक्स है। तो हमेशा कोशिश करिए कि अपना जो भी लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, 75,000, 60,000, 25,000, जो भी आपकी लिमिट है, उसके 2-3 हज़ार रुपये कम में ही शॉपिंग करिए। हमेशा उस टॉप तक नहीं पहुंचे, जो भी लिमिट है वहां तक नहीं पहुंचे, कम में ही शॉपिंग करें, ताकि ओवर लिमिट चार्जेस से आप बच सके। क्योंकि एक्चुअली होगा क्या, जैसे मान लीजिए पूरा 1 साल होने वाला है आपके कार्ड को, तो वहाँ पे 499 प्लस जीएसटी और आ जाएगा एनुअल फीस के नाम पे, तो वो भी ओवर लिमिट में चले जाएगा आपका। कभी कोई बैंक का चार्जेज हो गया, वो भी ओवर लिमिट में चले जाएगा। तो आप इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा 2-4 हज़ार रुपये कम में ही शॉपिंग करें, ताकि लिमिट आपकी बची रहे और आपका जो सिविल है वो भी अच्छा मेंटेन रहेगा। ठीक है, लेट हो गया। फिर बात कर लेते हैं डिपॉजिट का। हमने अक्सर देखा है कि हमारा मान लीजिए बिल आ गया 15,000 रुपये का, तो हम लोग क्या करते हैं कि बिल को जो है कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास मिनिमम अमाउंट भी आ गया 15,000 का कुछ, ठीक है, तो हमने मिनिमम अमाउंट प्लस कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट डाल दिया, जैसे 5,000 रुपये मैंने डाल दिया बिल्कुल, ठीक है, 15,000 में से मेरे 10,000 बच गए। तो क्या टुकड़ों टुकड़ों में अपन पैसा जमा कराते हैं तो वो क्या काउंट करता है बैंक? जी हाँ फ्रेंड्स, आप जो भी बिलिंग साइकिल है, मान लीजिए 6 अप्रैल को आपकी बिलिंग हुई, ठीक है, तो 6 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल को आपकी बिलिंग हुई, नेक्स्ट मंथ की 6 मई को फिर बिलिंग हो गई आपकी, तो 6 मई से लेकर 25 मई तक आपके पास में ग्रेस पीरियड मिल गया, यानी ड्यू डेट मिल गई आपकी 20 दिन की, ठीक है। तो इस बीच आप जो है 15,000 को बिल्कुल टुकड़ों में भी जमा करा सकते हैं। कभी आपने 5 करा दिए, कभी आपने 7 करा दिए, फिर आपने जो है 3 करा दिए, फिर आपने फिर से 5 करा दिए, टोटल 15,000 रुपये हो गया। तो आपका ये पूरा 15,000 में ही गिना जाएगा, क्योंकि आप क्रेडिट कर रहे हो, आपने डेबिट नहीं किया है, बिल्कुल आपने शॉपिंग नहीं करी, आपने बल्कि जमा कराया है। तो उस पीरियड में जो भी आप पैसा जमा कराओगे, या फिर किस कहीं से कोई रिटर्न पैसा आएगा आपका, या फिर कोई कैंसिल अमाउंट आएगा, वो क्रेडिट कार्ड में जमा होता है तो भी आपका क्रेडिट ही गिना जाएगा, यानी आपने बिल जमा कराया है वही गिना जाएगा। तो आप क्रेडिट कार्ड का बिल जो है कितने भी टुकड़ों में जमा करा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना मर्जी आप करा सकते हैं। आपने मान लीजिए इस महीने मेरा बिल आया और मैंने जो है मिनिमम अमाउंट जो था वो मैंने जमा करा दिया, उसके बाद में मेरे पास और पैसा आ गया तो आप और जमा करा दीजिए, फिर और आ गया और जमा करा दिया। इस तरह से मेरा बिल भी जमा हो गया और मिनिमम क्राइटेरिया था वो भी पूरा हो गया, और इस बार मिनिमम ही देना था लेकिन मैंने पूरा बिल भी दे दिया। ठीक है, इस तरह से आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि मिनिमम अमाउंट जो है कैसे सेट होता है, क्योंकि मिनिमम अमाउंट की बात कर ही रहे हैं अपन। तो मिनिमम अमाउंट जो है कैसे सेट होता है इसका मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए आपका 15,000 का बिल आ गया है, तो उसका 5%,
15 पे 750 रुपये आएगा बिल्कुल। ठीक है, मतलब 5% आपका मिनिमम अमाउंट होगा जो भी बिल बनेगा, लेकिन शॉपिंग का कोई अदर चार्जेज नहीं होने चाहिए उसमें, या तो आपने कैश नहीं निकाला हो या फिर आपने कोई ईएमआई नहीं की हो उसकी, वो अगर वो की है तो वो भी जुड़ जाएंगी उसमें। जैसे 15,000 का मिनिमम अमाउंट अगर आपका आएगा तो 750 रुपये आएगा, और फिर बाकी का अमाउंट जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 750 अगर आप जमा करा देते हो, नेक्स्ट बिल के अंदर जुड़ जाएगा वो। ठीक है, लेकिन ईएमआई है या फिर कोई अदर चार्जेज है तो वो सारे जुड़ेंगे, तो 750 प्लस 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 होता जाएगा। इस तरह से 1,000, 1,500, 2,000 रुपये मिनिमम अमाउंट। तो आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड का बिल तो आ गया 40,000 का, लेकिन मेरा मिनिमम अमाउंट आया 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, इस तरह से। तो ये इसीलिए आता है कि वो 5% ही गिना जाता है, या फिर मिनिमम 200 रुपये होना चाहिए। 200 रुपये से ऊपर है तो 5% के अंदर जाएगा, 200 रुपये से कम आ रहा है तो वो बिल्कुल 200 रुपये तक होगा। ठीक है, जो भी हायर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मिनिमम अमाउंट नहीं जमा कराया तो क्या होगा। मिनिमम अमाउंट अगर आपने जमा नहीं कराया है बिल्कुल, तो आपका जो अमाउंट है ये पूरा जो भी ड्यू अमाउंट था वो पूरा नेक्स्ट डेट के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और वहाँ पर जो है ओवर आपका जो लेट पेमेंट का जो चार्जेज है वो लग जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था 150, 500, 750 और 1,000 रुपये, जो भी लिमिट के अंदर आ रहे हो आप। मतलब 500 रुपये है या फिर आपका 5,000 है या फिर 20,000 है या 20,000 से ऊपर अमाउंट है, वो सारा उसके अंदर ऐड होके, और आपका जो है चार्जेज लगेंगे पर मंथ और पर डे के हिसाब से। इसका कैलकुलेशन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि किस तरह से बैंक चार्ज लगाता है, कितना अमाउंट आपका बचा हुआ है और कितने पे वो चार्ज लगाएगा। तो मिनिमम अमाउंट अगर आपने जमा नहीं कराया है तो आपका यही होता है, मिनिमम मैड होता है, यानी मिनिमम अमाउंट ड्यू। ठीक है, विल बी रिपोर्टेड एज ओवर। अगर आपने मिनिमम अमाउंट जब नेक्स्ट मंथ जमा नहीं कराया है तो आपके पास में कॉल आना शुरू हो जाता है। कहाँ से आता है वो मैं आपको बता दूं, क्रेडिट ब्यूरो ऑथोराइज्ड बाय आरबीआई, इनकी तरफ से एक बना हुआ है, जो कि आपको कॉल करते हैं वहाँ पे कस्टमर केयर वाले कि सर आपने जो है मिनिमम अमाउंट जमा नहीं कराया है, आप कब तक करा रहे हैं, आज करवा रहे हैं, कल करवा रहे हैं, आप हमें बताइए। और अगर आप आज अभी करवा रहे हैं तो एक दबाइए, बाद में करवाएंगे तो दो दबाइए। इस तरह से आपके पास में कॉल आना शुरू हो जाएंगे। कब आते हैं वो, जब आपने इस बार का मिनिमम अमाउंट भी जमा नहीं करवाया है। तो नेक्स्ट मंथ की जो बिल आता है उसमें वो भी जुड़ जाता है, उसके साथ में आपका लेट पेमेंट फीस भी जुड़ जाता है। तो काफ़ी सारा बिल जो है जुड़ जुड़ा के रेडी हो जाता है आप लोगों के लिए कि आपको ये जमा कराना है। प्लस कॉल पे कॉल आना शुरू हो जाती है, वो तभी आती है क्योंकि ये एक संस्था बना रखी है इन्होंने, क्रेडिट ब्यूरो ऑथोराइज्ड। तो क्रेडिट कार्ड वाले हैं जैसे यस बैंक है या फिर एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई, जो भी है सारे बैंक है, ये लोग देख लेते हैं कि इस बंदे ने मिनिमम अमाउंट जमा नहीं कराया है तो इसकी रिपोर्ट कर देते हैं क्रेडिट ब्यूरो ऑथोराइज्ड। आरबीआई के द्वारा एक संस्था है उसके पास में, तो वो लोग जो है उसको फिर रिवाइज करते हैं, उनको कॉल करते हैं, रिमाइंडर करवाते हैं कि आपका मिनिमम अमाउंट भी जमा नहीं कराया, आपने अमाउंट भी जमा नहीं कराया, ये पूरा अमाउंट या फिर कितना अमाउंट आप जमा करवा रहे हैं, ये सारा चीज़ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पेमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हैं। पेमेंट, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो है आप फ़ोन पे से कर सकते हो, गूगल पे से कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, या फिर अदर नेट बैंकिंग से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, किसी भी मोड से आप पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, जैसे एक्सिस बैंक का है या फिर येस बैंक का है, एचडीएफसी बैंक का है, आईसीआईसी का है, एसबीआई का है, किसी भी बैंक का कार्ड है, वहाँ पे जाके कैश जमा करवाओगे तो वहाँ पर मिनिमम 100 रुपये से लेकर के और कुछ चार्जेज वहाँ पे लगवा सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास में आप जा रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो। तो क्योंकि आप एक आपके पास में लाइबिलिटी थी पहले ही कि आपका क्रेडिट कार्ड है, यानी पहले से वो लोग एडवांस देके बैठे हुए हैं आपको, फिर आप उनका टाइम खराब कर रहे हो, तो वो लोग केस जमा कराने पर आपसे मिनिमम 100, 150, 200 जितना मर्जी, वो उनका एक क्राइटेरिया फिक्स है, वो इतना अमाउंट आपसे लेंगे। तो बेस्ट है कि आप फोन पे, जी पे या फिर आप नेट बैंकिंग किसी भी थ्रू से आप जो है पेमेंट जमा करवा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, या फिर आप जिस भी बैंक के कार्ड है उससे भी आप जमा करवा सकते हैं। एक क्रेडिट कार्ड का सारा ओवरव्यू जो था मैंने दे दिया है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि चार्जेज कैसे लगाते हैं ये, क्योंकि आपने सुना होगा कि ये 3.5% चार्जेज लेते हैं लेट पेमेंट पे, या फिर अपना अमाउंट ड्यू रह जाता है। तो किस कैसे बेस पे लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो लोग ये बोलते हैं कि जिस दिन आपने परचेजिंग करी है ना उसी डेट से हम शुरू करेंगे, या फिर जिस दिन से आपने कैश निकाला है उस दिन से शुरू करेंगे। तो आप सोचोगे कि यार मेरा अमाउंट तो टोटल आ रहा था 6,000 रुपये, इन्होंने 6,800 और 6,900 या फिर 7,000 रुपये कैसे बढ़ा दिया, जबकि ब्याज सही थी, ये टोटल 6,500 हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको मैं बता दूं कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो मान लीजिए आपने जो है 2 जून को आपने परचेजिंग करी अपीरियल की, यानी कि कपड़े पर ले लिया आपने 5,000 रुपये के। ठीक है, उसके बाद में आपने 2 जून को, ठीक है, उसके बाद में आपने 14 जून को ले लिए ग्रोसरी, तो यहाँ पर 1,000 रुपये की, तो टोटल आपका हो गया 6,000 रुपये। तो ये पहली जो बिलिंग साइकिल थी वहाँ पर जो है ये आ गया आपका 6,000 रुपये अमाउंट, और इस पर मिनिमम अमाउंट आ गया 300 रुपये। ठीक है, अब आपने ये 6,000 रुपये जमा नहीं करवाए हैं, 300 मिनिमम अमाउंट जमा करा दिया, बाकी का नहीं करवाया आपने। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपने नेक्स्ट मंथ की 10 जुलाई को जो है वापस से पेमेंट कर दिया 1,000 रुपये का। भाई आपका 20 जून को आया था,
ठीक है? तो 10 जुलाई को आपने 1000 रुपए दे दिया एक ड्यू डेट के अंदर, ठीक है? तो आपका बच गया वहाँ पे 5000 रुपए। लेकिन आपने क्या करा 14 जुलाई को फिर से शॉपिंग कर ली 1000 रुपए की ग्रोसरी की, ठीक है? तो टोटल आपका यहाँ पे वापस से 6000 रुपए हो गया, ठीक है? 6000 हो गया तो यहाँ पर जो आप बोलोगे कि मेरा तो 6000 रुपए हुआ है, तो मेरा अमाउंट जो है 6300 रुपए होना चाहिए था टोटल, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? 300, हाँ, टोटल 6000 रुपये होना चाहिए था, लेकिन मेरे यहाँ पे 6300 और 77 रुपये पॉइंट 47 पैसे हो गया है। ये कैसे हुआ है? क्योंकि इनका एक कैलकुलेशन है यहाँ पर, देखिए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो भी है उसका 3.5% पर मंथ के हिसाब से, उसका 12 महीने का है, प्लस नंबर ऑफ डेज कितने दिन के लिए वो बाकी था, उसके बाद में ये 365 दिन का भाग देते हैं, यानी नंबर ऑफ डेज, यानी पर डे के हिसाब से ये चार्ज लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है ना शॉपिंग आपने डे के हिसाब से करी है, कि आपने पहले कर ली 2 जून को, फिर कर ली 14 जून को, उसके बाद में फिर कर लिया आपने 14 जुलाई को। तो कैलकुलेशन पता है अलग-अलग अमाउंट का अलग-अलग निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अमाउंट उन्होंने निकाला है कि आपका जो पहले 5000 रुपए था, उसका निकाल लिया इन्होंने 3.5%, ठीक है? और वो 38 दिन के रहा, क्योंकि आपने 9 जुलाई को जमा कराया था 1000 रुपए, तो इन्होंने उसका अमाउंट का 1000 रुपए दिया था आपने, लेकिन वो इन्होंने बाद में कैलकुलेट करेंगे 38 दिन का निकाला 218 रुपए 63 पैसे, ठीक है? नेक्स्ट इन्होंने निकाला 1000 रुपए का 3.5% का, कब तक? 14 जून से लेकर के 9 जुलाई तक का, यानी 26 दिन का, ठीक है? तो 29 रुपये 92 पैसे ये आ गए। फिर इन्होंने निकाला है इंटरेस्ट 5000 रुपये का, फिर से 10 जुलाई से लेकर के 11 दिन का, यहाँ पर 63 रुपये। तो फिर निकाला इन्होंने 11,000 रुपये का, जो कि आपका अमाउंट था जो भी आपने नहीं करा, ये 14 जुलाई को जो ग्रोसरी की शॉपिंग करी थी इसका। तो टोटल जो आपका आया 319 रुपये और 79 पैसे का, है ना? ठीक है? यहाँ पर इसके ऊपर 18% जीएसटी लगा दी इन्होंने, तो 57 रुपये 58 पैसे यहाँ पे जीएसटी हो गई। तो टोटल अमाउंट अगर जोड़े ए, बी और सी को, तो 6377 रुपये 47 पैसे टोटल हो गया। तो आप सोच सकते हो, अगर आपका अमाउंट ड्यू हो जाता है यहाँ पर, तो ये लोग जो है जितनी भी आपने शॉपिंग करी है सबका, जिस दिन से शॉपिंग करी थी, चाहे 6 महीने पहले का अमाउंट चल रहा हो या 4 महीने पहले का या फिर 20 दिन पहले का, सबका एक एक का ये कैलकुलेट करके उसका इंटरेस्ट निकालते हैं, उस पर 18% जीएसटी लगाते हैं, उसके बाद में आपसे पूरा बिल वसूलते हैं। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप मिनिमम ड्यू अमाउंट जमा करवाने के साथ में आप कोशिश करें कि उस अमाउंट को आप पूरा क्लोज करने की कोशिश करें उसी मंथ में, क्योंकि अगर आपने मिनिमम अमाउंट जमा करा दिया तो आपका जो है यहाँ पर बाकी पैसे पर आपसे जो है इंटरेस्ट लिया जाएगा पर डे के हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पर जो ओवरऑल देखा जाए तो मैंने आपको जो है सब कुछ बता दिया क्रेडिट कार्ड के बारे में, एवरीथिंग, मिनिमम अमाउंट क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, चार्जेस कैसे लगते हैं, पर डे के कैसे लगते हैं, मिनिमम अमाउंट पे कैसे लगता है, और एनुअल फीस क्या होती है, सारा ओवर लिमिट चार्ज कैसे लगता है। अगर आपने वीडियो देखा है तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं उन्हीं सभी सवालों के जवाब कोशिश करूंगा अच्छे से देने की और टाइम पर देने की। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, अभी इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।